हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज हम शुरू करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशंस भी बोलते हैं कई लोग। थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द सिंपलेस्ट टॉपिक ऑफ 11th। एज फार एज प्रॉब्लम्स आर कंसर्न, प्रॉब्लम्स तो टफ देखो किसी भी टॉपिक पे क्रिएट किए जा सकते हैं, वो तो सब कुछ डिपेंड करता है एग्जामिनर पर, और एग्जामिनर जो होता है वो अच्छा इंसान नहीं होता है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चंस तो आपको ऑब्वियसली हर टॉपिक पे देखने को मिलेंगे, बट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंपल है। मतलब चीजें समझना इसमें बहुत ही ज्यादा आसान है। काफी कुछ तो इसके बारे में आप लोगों ने 10th तक भी पढ़ रखा होता है, तो जो चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी है उसमें इंटरेस्ट तो आता ही है। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए पहले सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, इनका मतलब समझ लेते हैं। छोटा छोटा सा डिफरेंस होता है, लेकिन कई बार चीजें क्लियर नहीं होती है। वैसे इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू द डेफिनेशन, बट इट्स गुड टू अंडरस्टैंड। तो सीक्वेंस इज एन enumerated one by one collection of object in which repetitions are allowed and order matters. Order matters का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये लिख रहा हूं एक सीक्वेंस और ये लिख रहा हूं, तो ये दोनों अलग अलग है। इसमें ऑर्डर और इसमें ऑर्डर डिफरेंट है। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी डेफिनेशन भी देखने को मिलती है कई बार कि अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। ज्यादा लोड नहीं लेने का इसका, है ना। क्या है भाई, देखो हमारे पास जो सीक्वेंस होती है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकंड टर्म, इसको बोलते हैं थर्ड टर्म, फिर फोर्थ, फिफ्थ। वी डोंट हैव एनीथिंग इन फ्रैक्शन। लाइक ऐसा नहीं होता ना कि 4/5 टर्म क्या है। तो इसको अगर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो तो एक फंक्शन है जिसमें जो पहला एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये, जो दूसरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये, जो तीसरा एलिमेंट है उसकी वैल्यू ये। मतलब पहले के साथ ये एसोसिएटेड है, दूसरे के साथ ये एसोसिएटेड है, तीसरे के साथ ये एसोसिएटेड है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। जो भी पहला आ रहा है उसको अपन फर्स्ट टर्म बोलेंगे। टर्म्स को अपन यूजुअली इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो n अगर 1 लिखा है तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, कैपिटल T से भी लिख सकते हैं, T1, T2, T3, ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक सीक्वेंस ये लिख ली A1, A2, A3 कुछ। अब क्या सीक्वेंस में कोई पैटर्न होना जरूरी है? नहीं। जिन लोगों को लगता है कि सीक्वेंस में पैटर्न होना जरूरी है वो गलत है। सीरीज की बात करें तो अ सीरीज इज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस। बेसिकली जैसे अगर मैंने एक ये सीक्वेंस लिखी है A1, A2, A3, तो उसी के एलिमेंट्स को अगर मैंने ऐड कर दिया तो ये बन गई एक सीरीज। अब कोई ये पूछेगा कि सर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ठीक है। अगर A3 मान लो नेगेटिव हो गया अपने आप में तो वो सब्ट्रैक्टिव हुआ। ठीक है, तो बेसिकली सम एंड डिफरेंस दे आर वन एंड द सेम थिंग। वो तो सिर्फ बोलने की बातें हैं। क्या सीरीज में कोई पैटर्न होना जरूरी है? सीरीज में और सीक्वेंस में सिर्फ ये डिफरेंस है, वो एडिशन वाला। तो अगर सीक्वेंस में कोई पैटर्न नहीं है तो सीरीज में भी कोई पैटर्न नहीं होगा। लास्ट थिंग वी हैव इज प्रोग्रेशन। अ प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस दैट फॉलोज अ स्पेसिफिक पैटर्न। हमें जो बात करनी है, हमें इस चैप्टर में हमें डील करना है प्रोग्रेशन के बारे में, क्योंकि अगर कोई पैटर्न हुआ नहीं तो उस पे क्वेश्चन फ्रेम कैसे होगा? भाई अगर मैंने एक रैंडम सीक्वेंस लिख दी जिसके मैंने 5 टर्म बोल दिए और अगर कोई पैटर्न है ही नहीं तो मैं तुमसे 6वें टर्म के बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकता। वो तो एकदम ब्लाइंड चीज हो गई। हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेशन, जिसमें कोई ना कोई पैटर्न होता है और इसी पैटर्न के बेसिस पर प्रोग्रेशंस के क्लासिफिकेशंस होते हैं, जिनमें से आई बिलीव कि 2 टाइप के प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये तो आप लोगों ने 10th तक पढ़ लिया है। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल जनरल सा।
अब प्रोग्रेशन इज सच दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म, सम को यूजुअली अपन ऐसे कैपिटल एस और ये एन ये दिखाता है कि हाँ भाई कितनी टर्म्स का सम है। तो यहां पर ये लिखा हुआ है कि ये जो प्रोग्रेशन है उसमें सम ऑफ एन टर्म्स इस तरीके से दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है इस प्रोग्रेशन की 50th टर्म। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ गया इसका? जिन लोगों का आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। हमें 50th टर्म फाइंड करनी है। चलिए एक चीज तो ये बात समझिए कि इस सीक्वेंस की जो nth टर्म होगी दैट विल बी सम अप टू n टर्म्स माइनस सम अप टू n माइनस 1 टर्म्स। चलिए ये बात तो आप समझ रहे हो ना कि भाई देखो, अगर मान लो कि मेरे पास 5 टर्म्स तक का सम है और मुझे 6th टर्म फाइंड करनी है, तो जो 6th टर्म्स तक का सम आएगा वो उस एक पर्टिकुलर 6th टर्म की वजह से ही होगा। भाई 5 तक का तो हमको फिगर पता है कि लेट्स से कि किसी सीक्वेंस में 5 टर्म्स तक का सम जो है वो x है और ये है अपने पास ऐसा, और 6th टर्म जो है लेट्स से वो 10 है। तो यहां से आप ये बात तो बोल ही सकते हो कि जो सम अप टू 6 टर्म्स हैं वो x प्लस 10 के इक्वल है, क्योंकि ये जो 6th टर्म ऐड हुई उसी ने तो इसके सम को इंक्रीज किया, या डिक्रीज भी कर सकता है अगर वो टर्म नेगेटिव हुई तो यहां से ये एक्सप्रेशन आप लोगों को ध्यान रखना है। अब मुझे चाहिए 50th टर्म, तो या तो आप ये कर सकते हो कि पहले S50 निकाल लो, S49 निकाल लो और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 50th टर्म निकाल लो। ऑब्वियसली दैट विल बी स्लाइटली लेंदी। हम एक काम करते हैं, एक्सप्रेशन ही फाइंड कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ n। तो Sn minus Sn minus 1, this will be equal to n cube plus 5n square plus n minus n minus 1 का होल क्यूब प्लस 5 टाइम्स n minus 1 का स्क्वायर प्लस n minus 1। अब जब आप इस एक्सप्रेशन में से इस एक्सप्रेशन को माइनस करोगे तो आपको Tn मिल जाएगा इक्वल टू, अब मुझे चाहिए 50th टर्म, n को यहाँ पर 50 सब्स्टिट्यूट करिए, इजीली 50th टर्म निकल कर आ जाएगी। चलिए अब जो प्रोग्रेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है 10th तक के, उनमें से अपन सबसे पहली वाली सबसे सिंपल वाली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आई बिलीव सब चीजें आपको ऑलरेडी पता है, बट विल टेक अ क्विक रिवीजन। A progressive whose successive terms are obtained by adding a fixed number to the preceding term। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म मतलब T1, फिर उसमें मैंने ये एक नंबर D ऐड किया तो इसकी सेकंड टर्म मुझे मिल गई A प्लस D। फिर ये जो नंबर मैंने ऐड किया इसको फिर से ऐड कर रहा हूं, वही लिखा हुआ ना, अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। तो ये जो फिक्स्ड नंबर है इसको बोलते हैं अपन कॉमन डिफरेंस। तो यहां पर ये जो कॉमन डिफरेंस है वो हो गया अपना D, स्मॉल d, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म T1 एंड D इज कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म जो होगी इस प्रोग्रेशन की वो ये होगी, और ये बात आपको ध्यान रखना है, ये समझना बहुत ही सिंपल है कि देखो भाई सेकंड टर्म में A प्लस डी आ रहा है, थर्ड टर्म में A प्लस 2D आ रहा है, फोर्थ टर्म में A प्लस 3D आ रहा है, तो nth टर्म में A प्लस n माइनस 1D आएगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? ये सब चीजें तो आपको ऑलरेडी आई बिलीव पता है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको फटफट आंसर करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है इसका? मुझे पता है कि ये आंसर तो सभी का आ गया होगा, फिर भी जिन लोगों का नहीं आया है एक बार जरा देख लीजिए। तो T54 मतलब A प्लस 53D, है ना। अपन ने मान लिया फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, वही करेंगे हर बार। T4
गिवन 64 a प्लस 3d। अब यहां से मुझे a और d की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो -125 इक्वल टू 50d, तो यहां से d मेरा बड़ा इजीली -5/2 आ जाता है। अब इस d की वैल्यू तुम यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। लॉजिकली इट विल बी फिजिबल इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस इन दी सेकंड एक्सप्रेशन, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो यहाँ से a आ जाएगा 143/2। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज T10। T10 बोले तो a प्लस 9d, d कितना है घटे 5/2, तो ये आ जाएगा 98/2 म्हणजे 49। दैट्स क्वाइट इजीली डन डना डन डन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ गया इसका? 14। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई बिलीव सबसे हो गया होगा। चलिए, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस प्रोग्रेशन। तो इस प्रोग्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो है 4, जो कॉमन डिफरेंस है वो है 8, और जो लास्ट टर्म है Tn बोल देता हूं इसको मैं, L से भी डिनोट करते हैं कई बार, है ना। तो ये हो गया 108 विच इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो a हो गया ये 4, n माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि n ही तो है जो हमको कैलकुलेट करना है। यहां से n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 13, तो n की वैल्यू आ गई 14। देयर आर 14 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस। देखो ऐसा है कि प्रोग्रेशन जो है ना सीक्वेंस का ही टाइप है बट विद अ पैटर्न। तो अगर कभी हम बोलचाल की भाषा में सीक्वेंस वर्ड भी यूज कर लें तो ऐसा ज्यादा बुरा मत मानना। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, आई एम श्योर कि ये फॉर्मूला सबको पता होगा। आई एम वेरी मच श्योर कि इसका डेरिवेशन भी पता होगा। नहीं पता है तो वो मैं अभी यहाँ पे तुरंत ही बता देता हूँ। तो भाई सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी एसएन है ना, ये तो अपन ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो इन टर्म्स को अपन ने ये ऐसे ऐड कर दिया है, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आती है। प्रूफ पहले एक बार देख लेते हैं भाई, जिन लोगों को नहीं पता हो। क्या करना है तुम लोगों को, ये जो ये एसएन है ना, इसी को वापस लिखना है, उल्टा करके लिख देना है। तो जो लास्ट टर्म है उसको मैंने सबसे पहले लिख दिया, जो सेकंड लास्ट टर्म आएगी उसको मैंने सेकंड लिख लिया, और जो फर्स्ट टर्म है वो लास्ट में चले जाएगी। और अब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो a प्लस n माइनस 1d, दिस विल बिकम 2a प्लस n माइनस 1d। a प्लस d, और जब तुम इसको ऐड करोगे तब भी ये 2a प्लस n माइनस 1d आएगा। तो सबका सम जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1d। और ये कितनी बार आएगा, कितने टर्म से भाई यहाँ पर n टर्म से, तो n बार आएगा। तो 2sn की वैल्यू हो जाएगी n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d। तो sn की वैल्यू हो गई, ये लिखी हुई है बड़ी इजीली। इसी को दूसरी तरीके से भी लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a प्लस n माइनस 1d, तो a प्लस n माइनस 1d क्या है, ये तो इसकी लास्ट टर्म है, तो ये लिखा हुआ है, ये इसकी लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने 10th तक पढ़ा ही होगा। क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ज्यादा लेंदी है, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा भाई इसका? 3,60,000। कितने लोगों को याद आ गया ये कौन सा सीन है? दीवाने हुए पागल का अक्षय कुमार वाला, एक तेरा एक मेरा, दो तेरा दो मेरा, नो चिटिंग नो चिटिंग। चलिए ठीक है भाई, जिन लोगों का आंसर नहीं आया देख लेते हैं क्या हो रहा है। देखिए भाई, तो रॉकी ने अन्ना को पहले एक बंडल दिया, खुद के पास एक बंडल रखा, फिर उसको सेकंड बंडल दिया और खुद के पास 2 बंडल रखे, फिर उसको थर्ड बंडल दिया और खुद के पास 3 बंडल रखे। तो जो रॉकी की सीरीज चल रही है वो
इस तरीके से चल रही है कि भाई उसके पास इतने बंडल्स आ रहे हैं, कितने वो डिपेंड करेगा ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है। तो भाई एक बंडल जो है 10,000 रुपए का है, अन्ना को मिले 90,000। इसका मतलब ये है कि अन्ना को कितने बंडल मिले? 9 बंडल। अच्छा, यहाँ पर एक चीज हमने थोड़ी सी ट्विस्ट कर दी है, जो पिक्चर का सीन है उससे, कि जो सीक्वेंस है या जो सीरीज है वो स्टार्ट भी होती है अन्ना पर, एंड भी होती है अन्ना पर। तो इसका मतलब ये है कि अन्ना को मिले हैं 9 बंडल्स, 1 2 3 ऐसे 9 बार। तो रॉकी ने कितनी बार अपने आप को ऑब्जेक्ट्स दिए हैं? 8 बार, क्योंकि स्टार्ट अन्ना से हुआ, एंड भी अन्ना से हुआ, बीच बीच में रॉकी को मिल रहा है। तो ये जो सीरीज चल रही है ये जाएगी टिल 8। अब ये तो लिखी हुई है अपने पास एपी, नंबर ऑफ टर्म्स 8, कॉमन डिफरेंस 1, फर्स्ट टर्म 1, तो इसका जो सम आएगा वो आ जाएगा n/2 2a प्लस n-1, तो ये आ गया 36 बड़ा इजीली। और एक बंडल है 10,000 रुपए का, रॉकी के पास टोटल कितने बंडल्स है? 36, 3,60,000 हो गए। नो चिटिंग, नो चिटिंग भाई। अगर चिटिंग लगे तो कैलकुलेटर पड़ा है और चेक कर लीजिएगा। ये जो चीज हमने लिखी है इसका अपन फॉर्मूला अपन बाद में याद भी रख लेंगे, n × n+1/2 भी आता है। आई एम श्योर कि कई लोग ये बात सोच रहे हैं कि डायरेक्टली क्यों नहीं लगाए, क्योंकि अभी तक वो मैंने बताया नहीं है। तो जब टाइम आएगा उसको अपन तब उसको भी लिख लेंगे। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको आंसर करिए। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? 70,821। जिन लोगों का आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स व्हिच ऑन डिवीजन बाय 7 लीव्स रिमाइंडर 3। तो कौन सा ऐसा पहला 3 डिजिट नंबर है जिसको अपन 7 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर 3 आएगा? मैन्युअली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म आ जाएगी 101। हमको लास्ट 3 डिजिट नंबर भी फाइंड करना पड़ेगा जिसको 7 से डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर 3 देता है। वो भी बाय ऑब्जर्वेशन आप करोगे तो दिख जाएगा 997। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सच टर्म्स। क्या होगा कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का? ये होगा 7 ऑब्वियसली, क्योंकि अगर ये देखूं मैं तो ये जो सीक्वेंस बन रही है वो इस तरीके से बनेगी। तो अपन ने पहला वाला फाइंड करना है, अपन ने लास्ट वाला फाइंड करना है, 3 डिजिट नंबर, और जो इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 7। लास्ट वाला इसलिए फाइंड करना है क्योंकि हमको नंबर ऑफ टर्म्स भी फाइंड करने हैं इस सीक्वेंस में। तो Tn is equals to 997 which is equal to A प्लस n-1d, और A कितना है अपना? 101 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 7। तो यहां से जब तुम n निकालोगे वो बड़ा इजीली 129 निकल के आ जाएगा। अब अपने पास फर्स्ट टर्म है, अपने पास लास्ट टर्म है, सम का फॉर्मूला अपने को पता ही है। तो Sn is equal to n/2 इंटू A प्लस L। बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अरिथमेटिक मीन, ये तो ऑलरेडी सभी को पता होता है। अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं या एवरेज भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म AM। क्या होता है? सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जो हमारे कॉमन लेमन लैंग्वेज में भी जिस तरीके से हम चीजों का एवरेज निकालते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसा है, क्योंकि हम इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी टर्म्स हैं ये AP में होनी चाहिए, ये कुछ भी हो सकता है ना। आगे जाके एन अरिथमेटिक मीन करके एक चीज आती है, उसको अपन डिटेल में समझेंगे, क्योंकि वो चीज कई बार कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को
चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझ लेते हैं पहले कि अगर 3 नंबर ए बी सी एपी में है तब बी जो है वो ए और सी का अरिथमेटिक मीन होगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, क्योंकि अगर ये एपी में है तो बी माइनस ए कॉमन डिफरेंस हो गया, ये विल बी इक्वल टू सी माइनस बी। तो यहां से आ गया 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, बी इक्वल टू हो गया ए प्लस सी बाय 2। अब अगर तुम ए और सी का अरिथमेटिक मीन निकालोगे इन जनरल तो वो उनका अरिथमेटिक मीन क्या आएगा, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, जिन लोगों से हो गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों से प्रूव नहीं हुआ है देख लीजिए। ये 3 क्वांटिटी एपी में है तो इसका मतलब ये है कि मिडिल टर्म minus first term will be same as third term minus second term, जो कि यहाँ पर मिडिल टर्म भी है। एलसीएम फैल्सियम लिया तो b प्लस सी माइनस ए अपॉन सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम फैल्सियम लिया तो c प्लस ए माइनस बी अपॉन में a प्लस बी इंटू सी प्लस ए आ रहा है। क्या क्या कट रहा है, यहाँ पे c प्लस ए, यहाँ पे c प्लस ए कट रहा है। न्यूमरेटर में ये c और ये c कट गया, इधर ये a और ये a कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करा चीजों को तो यहाँ पे लिखा हुआ है b माइनस ए, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी मतलब b प्लस ए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया सो दिस इज b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ऊपर क्या लिखा हुआ है c माइनस बी, इधर लिखा हुआ है c प्लस बी। सो दिस इज c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब यहाँ से आ गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। कंक्लूजन क्या निकला कि ये तीनों जो हैं वो एपी में है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगे चलते हैं अगले प्रॉपर्टी की तरफ। If each term of an AP is increased, decreased, multiplied or divided by a non-zero number, then the resulting sequence is also AP। भाई अगर किसी AP के सभी टर्म्स में कोई फिक्स्ड नंबर अगर मैं ऐड कर दूं, जैसे यहाँ पर ये एक AP लिखी हुई है जिसका कॉमन डिफरेंस D है, उसमें मैंने सब में K ऐड कर दिया तो ये बन गया A प्लस के, ये बन जाएगा A प्लस B प्लस के, ये बन जाएगा A प्लस 2D प्लस के। तो ये जो प्लस हुआ है सब में उसकी वजह से कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ टर्म्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो अभी भी डी आ रहा है और कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब एपी में है। के अगर पॉजिटिव हुआ तो ऐड हो गया, के अगर नेगेटिव हुआ तो सब्ट्रैक्ट हो गया। फिर भी मैंने यहाँ पर एन मान लिया है और इसको सब्ट्रैक्ट किया है, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर भी रहा हूं मैं तब भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो एपी में रहेगी। अगर मैं सभी टर्म्स, इस सीक्वेंस की सभी टर्म्स को किसी नंबर v से मल्टीप्लाई करता हूं तो टर्म्स चेंज हो जाएगी। av ये हो जाएगा av प्लस dv, av प्लस 2dv, है ना, सबसे मल्टीप्लाई किया v को। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कॉमन डिफरेंस चेंज हो गया, बट स्टिल इट इज अ कॉमन डिफरेंस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन ही यही है कि अगर कुछ कॉमन डिफरेंस है तो अगर कॉमन डिफरेंस है तो वो सीक्वेंस एपी में हो जाएगी। बस फर्क सिर्फ इतना हुआ कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d था, यहाँ पे dv हो जाएगा, और वैसे ही अगर मैं किसी नंबर z से डिवाइड करता हूं तो कॉमन डिफरेंस d बाय z हो जाएगा। क्लियर? 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जिन लोगों से प्रूव हो गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, बट ये जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, उस पे इससे अच्छा क्वेश्चन इनफैक्ट मुझे और कोई क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिला है कभी। ये बेस्ट क्वेश्चन है उस प्रॉपर्टी पे। तो चलिए भाई देखिए, ऐसा है कि ये तीनों नंबर्स एपी में है। अब हमारे पास क्या है थियरी कि अगर कुछ फिक्स्ड नंबर अगर मैं सब में ऐड करूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो भी एपी में होगी। तो यहां पर मैं काम करता हूं, तीनों में +2 करता हूं। अब ये +2 करने से जो सीक्वेंस है वो तो एपी में ही होगी, है ना भाई, फिक्स नंबर से कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एलसीएम फैल्सियम लिया तो यहाँ पर ऊपर बन जाएगा b प्लस सी प्लस ए बाय ए,
यहाँ पर भी एलसीएम पेलसीएम लिया तो ये 2b हो गया, इधर माइनस b था तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा c प्लस a प्लस b बाय b, और ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c बाय c, ये AP में होगा, है ना भाई। अगर सीक्वेंस AP में है तो और उसको किसी फिक्स्ड नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तब भी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो AP में ही रहती है। तो यहाँ पर किस चीज से डिवाइड करें कि मुझे इस टाइप का एक्सप्रेशन मिल जाए? क्लियरली a प्लस b प्लस c से डिवाइड करने पर जो हमारे पास रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो आ जाएगी 1 बाय a 1 बाय b 1 बाय c एंड दिस विल बी इन AP। यही तो हमको प्रूव करना था, ये बड़ा इजीली आ गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज है विच आई डोंट फाइंड वेरी मच यूजफुल, बट फिर भी चलो लिख लेते हैं। Any term except first and last term is equal to half of the sum of terms which are equidistant from it। तो ये उसका मैथमेटिकल टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सरल भाषा में समझाता हूं। जैसे मान लो कि एक सीक्वेंस है मेरे पास AP जिसमें ऐसे कुछ टर्म्स हमने लिख लिए। अब लेट्स से मैं बोल रहा हूँ 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि T4 जो है is half of T2 प्लस T6। भाई T4 से 2 पहले है T2, तो T4 से 2 बाद T6, तो वही लिखा हुआ है इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। ये देखो n-k लिखा हुआ है, तो यहां पर अगर मैं कोरिलेट करूं तो n की जगह हो गया 4 और k की जगह हो गया 2, तो T4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4 माइनस 2 मतलब A2, A लिखूं या T लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 प्लस 2 मतलब A6 या T6 बोल लो यहाँ पर। क्लियर? तो यही इस प्रॉपर्टी का कहने का मतलब है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? सम एंड डिफरेंस ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑब्वियस सी बात है कि भाई देखो एक AP लिखी हुई है A1 प्लस D1, A1 प्लस 2D1, और AC एक AP में लिख लूं A2 प्लस D2, A2 प्लस 2D2, और अगर मैं इन दोनों का ऐड करूंगा तो एक नई सीक्वेंस मिलेगी मुझे जिसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी A1 प्लस A2, सेकेंड टर्म हो जाएगी A1 प्लस A2 प्लस D1 प्लस D2, थर्ड टर्म हो जाएगी A1 प्लस A2 तो कॉमन ही रहेगा प्लस 2 टाइम्स D1 प्लस D2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो नई वाली AP मिली है इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? इन दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉमन डिफरेंस का सम। मैंने इनको ऐड किया, डिफरेंस करता इनका, तो कॉमन डिफरेंस वुड हैव बीन D1 माइनस D2 या तो D2 माइनस D1, जिसमें से जिसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। भावनाएं समझ रहे हो आप कि दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर मैं ऐड कर रहा हूं, अब ऐड करने का मतलब ये नहीं होता है कि इसके फर्स्ट टर्म को इसके सेकंड टर्म के साथ, इसके सेकंड टर्म को इसके एट्थ टर्म के साथ, वैसा नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, तभी जो नई सीक्वेंस आएगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी। प्रॉपर्टी नंबर 5, kth टर्म फ्रॉम लास्ट इज n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं याद करना है तो कोरिलेट करना सीख जाओ। कई बार ये भी होता है कि सीक्वेंस को उल्टा करके भी अपन काम चला लेते हैं भाई। तो अगर उन्होंने थर्ड टर्म लास्ट से पूछा है, हमने सीक्वेंस को उल्टा कर दिया, इसका मतलब है कि थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, और वो तो हमको इजीली कैलकुलेट करते आता है। चलिए फिर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई क्या आंसर आ रहा है इसका? -140a। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है यहाँ पर? 12, सेकंड टर्म 8 है, मतलब कॉमन डिफरेंस आ गया घटे 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50, मतलब n इक्वल टू आ गया 50
और हमें 10th टर्म फ्रॉम लास्ट चाहिए, मतलब k इक्वल टू अपना 10 है। तो kth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज n माइनस k प्लस 1th टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग। तो n माइनस k प्लस 1 बोले तो ये आ गया 41। तो हमें फाइंड करना है 41st टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, दिस विल बी इक्वल टू a प्लस 40d। a हमको ऑलरेडी पता है, 40 तो 40 होता है और कॉमन डिफरेंस से घटे 4, तो यहां से आंसर आ गया अपना -148। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।